बहन मायावती जी के उत्तराधिकारी भाई आकाश आनंद जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रामपाल मांजरा जी, बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा के प्रभारी, समाज पार्टी के जिला के अध्यक्ष धर्मपाल जी टीगरा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला के अध्यक्ष यशवी राणा जी, बहुजन समाज पार्टी के जिला के अध्यक्ष ईश्वर सिंह जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, आज के इस गठबंधन के दोनों पार्टियों के बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ मेहनतकश इस सम्मेलन में कार्यकर्ता के आए हुए पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार सलाहकार दोस्तों, मेरे से पूर्व जो वक्ता थे जिन्होंने आज के हालात के ऊपर आपके बीच में चर्चा करी, प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से भाजपा की सरकार बनने के बाद किस किस्म के हालात रहे, हमें किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किस तरह से तानाशाह तरीके के साथ देश को कमजोर करने की साजिशें रची गई। उससे पहले कांग्रेस का जो राज था, कांग्रेस ने कैसे देश को, प्रदेश को लूटने का काम किया, इन सारी बातों के ऊपर बहुत खुल करके सब साथियों ने चर्चा की। अगर मैं उन बातों को दोहराऊंगा तो लंबा समय लगेगा। साथियों, आज का जो ये कार्यकर्ता का सम्मेलन बुलाया गया, इसका मकसद केवल एक है, 3 महीने में हरियाणा की विधानसभा का चुनाव होना है। आज के जो हालात हैं, आज जो परिस्थितियां हैं, मैं लोकसभा के चुनाव के बाद लगातार हरियाणा प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में गया, अलग अलग गांव में लोगों से मिला, शहर में जाकर के लोगों के साथ बातचीत करी। मैंने सारी बातें खुल के लोगों के बीच में करी। गठबंधन के बाद लोगों का मन, लोगों ने क्या नया फैसला करना है, इसके बारे में भी चर्चा हुई। मैंने लोकसभा के चुनाव के लिए भी लोगों से खुल करके पूछा कि क्या हमारे कार्यकर्ता ने चुनाव के अंदर अपनी जिम्मेवारी निभाने में कहीं कोई कोताही करी, या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पिछले 10 वर्षों से, जब से भाजपा की सरकार इस प्रदेश में बढ़ी, जब भी भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ कोई कुठाराघात किया या कोई गलत निर्णय लेकर के थोपने की कोशिश करी, या किसी भी जाति विशेष के लोगों को सरकार के खिलाफ आवाज को दबाने का प्रयास किया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हर संभव यह प्रयास किया कि लोगों के साथ न्याय हो, लोगों की आवाज को दबाया ना जा सके,
लोगों को न्याय मिले। हमने चाहे कोई भी आंदोलन था, हमने हर आंदोलन के अंदर जहां सरकार ने ज्यादती करने की कोशिश करी, उस जमात के लोगों के साथ खड़े होकर के न्याय दिलवाने में कहीं कोई कसर छोड़ी हो। ये सारी बातें मैंने खुल करके लोगों से करी और पूछी। लोगों ने इस बात की हामी भरी कि आपने अपनी तरफ से, आपके पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने, पार्टी के नेता ने जिस ढंग से हर आंदोलन के अंदर, हर लड़ाई के अंदर अपनी भूमिका निभाई, लोग कहते हैं कि हम उस बात के कायल हैं। आपने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाया और अब खुल करके इस बात को लेकर के भी चर्चा करते हैं कि जिस पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय काशीराम जी थे, जिनकी केवल एक सोच थी, उनका एक नारा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। और उन्होंने उसी नारे को बुलंद करते हुए उस गरीब आदमी का, जिसको वोट का अधिकार तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलवा दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों ने उसे वोट डालने का अधिकार बदमाशों ने छीन रखा था। उनके खिलाफ किस तरह से उनको एकत्रित किया, किस तरह से उस जमात को जोड़ने का काम किया, किस तरह से उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी, जिसकी अगवानी सबसे पहले काशीराम, स्वर्गीय काशीराम जी ने करी, और उसके बाद बहन मायावती ने उन कठिन समय में, आप सोच भी नहीं सकते, मैंने अपनी आंखों से देखा है, साइकिल के ऊपर चढ़ करके गांव दर गांव जा करके गरीब लोगों को उनकी ताकत को कैसे समझाया जा सके, कैसे उनको उनके अधिकार मिले, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। आज लोग इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं कि आज हरियाणा के अंदर अगर वोट किसी का है तो ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों की वोट की संख्या बड़ी है। आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जात पात, धर्म, मजहब के नाम पे हमें बांट करके हमारा वोट अलग थलग करना चाहती है। हमने ये सारी बातें सोच करके बहन मायावती जी जाकर के बात करी और कहा कि अगर आप और हम मिलकर के इस प्रदेश के अंदर आने वाले समय में इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ेंगे तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी और किसान आज इकट्ठा होकर के न केवल हरियाणा में बदलाव लेकर के आया, बल्कि देश के अंदर एक संदेश देगा कि पूरे देश में बदलाव लाने का काम करेगा। आज हर व्यक्ति जो है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी है, परेशान है, बदलाव चाहता है। हर आदमी की इच्छा है कि फिर से प्रदेश में राम राज आए, फिर से इस प्रदेश में चौधरी देवीलाल जी के सपनों की सरकार बने, फिर से हमें वो सुख सुविधाएं मिले जो चौधरी देवीलाल के शासनकाल में मिली थी। और उसके बाद फिर जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को आप लोगों ने हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगा करके हर वर्ग के लोगों को हर तरह की सुविधाएं देने का काम किया था। आज लोग उस बात को याद करते हैं। आज की सरकार के हालात देखें आप, ये आपके समझने की जरूरत है, लोगों को जाकर के बताने की जरूरत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के राज में जब मनोहर लाल खट्टर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री था, अनेक ऐसे निर्णय लिए गए थे जिससे आम आदमी दुखी हो गया था, परेशान हो गया था। उनके मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद नया मुख्यमंत्री बनकर के आया नायब सैनी,
और उन्हीं के लिए सरकार के जो फैसले थे उन फैसलों को आज बदलने का काम कर रहा है। ये फैसले बदले नहीं जा रहे, ये केवल और केवल दिखावा किया जा रहा है। ये कह रहे हम लोगों को सुविधाएं प्रदान करने जा रहे हैं, फिर पहले ये फैसले दिए क्यों थे जिससे लोग परेशान हो रहे थे। ये केवल अपनी गलतियों को किसी तरीके से उनको छुपाना चाहते हैं। आज इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मुझे लगता नहीं विधानसभा के चुनाव में 10 का आंकड़ा पार भी भारतीय जनता पार्टी कर सके। जहां भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है, वहीं कांग्रेस पार्टी का हाल उससे भी ज्यादा बुरा है। कल मेरे पास पत्रकार आ गए थे, मुझे पूछने लगे, बैठ जाओ भाई, कहां जा रहे हो? कल पत्रकार आए मेरे से पूछने लगे कि कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी से 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। मैंने उन पत्रकार साथियों से खुल करके एक बात कही कि कांग्रेस कह रही है हमें 10 साल का हिसाब चाहिए। हमने कांग्रेस का 10 साल का जो कुशासन था, जो लूट थी 10 साल की, जो 72,000 एकड़ किसान की कोड़ियों के दाम पे लेकर के बिल्डरों को सौंपने का काम कांग्रेस ने किया था। दफा 4-6 के नोटिस की जमीनों को रिलीज करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो लूट इस प्रदेश में मचाई थी, जिस तरह के गलत निर्णय लेकर के लोगों के सामने परेशानियां खड़ी करी थी, बड़ी हैरानी की बात है। कांग्रेस के राज के अंदर इस तरह के फैसले हुए थे जिससे बड़े बड़े उद्योगपति जो इस देश के थे उनको फायदा मिल रहा था, किसान लूट रहा था। हमारे किसान की मजदूर की जमीन पे सीलिंग है और इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस एक्ट को बदल करके किसान की जमीन पे सीलिंग बरकरार रखी और कंपनियों को इस बात की छूट दे दी कि जितनी मर्जी जमीन कंपनी खरीदे उसके ऊपर कोई सीलिंग नहीं है। किस तरह से किसान को कमजोर किया गया। हमने कहा कि इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमने 400 पेज की चार्जशीट तैयार करी। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी उस वक्त मैं अपोजिशन लीडर था, मैंने खुल करके विधानसभा में कहा था कि अगर आप सही मायने में हरियाणा के लोगों के साथ न्याय करना चाहते हो तो जो चार्जशीट हम आपको दे रहे हैं, जो आरोप हम इनके खिलाफ लगा रहे हैं, आप लोगों के बीच में कह करके आए हो कि कांग्रेस ने जो लूटा है हम उसका हिसाब लेने का काम करेंगे। जो हम लिख करके दे रहे हैं, जो एफिडेविट हमने साइन किए हैं, अगर इसमें कुछ गलत है तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा इन लोगों के खिलाफ जो लूट इन्होंने मचाई है उसके लिए कोई एक न्याय, एक ऐसा आयोग बनाओ, हाई कोर्ट के सिटिंग जज को ये इंक्वायरी सौंपो ताकि हरियाणा के लोगों के साथ न्याय हो सके। मैंने उनसे पत्रकार साथियों से कहा था कि कांग्रेस वाले बीजेपी वालों से 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, हम तो कांग्रेस के भी 10 साल के कुशासन का हिसाब मांगेंगे नहीं, हिसाब करने का काम करेंगे। यहां बीजेपी के राज के अंदर पिछले 5 वर्ष में दोनों हाथों से प्रदेश को लूटा बीजेपी और जेजेपी ने। हम इन 2 पार्टियों का नहीं, तीनों का हिसाब करेंगे, पाई पाई का हिसाब लेंगे और जिन लोगों ने गलत किया है उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम करेंगे। आज हर आदमी आपकी तरफ देख रहा है, हर आदमी की सोच है कि एक बार फिर चौधरी देवीलाल के सपनों की सरकार बनाई जाए। और अब तो चौधरी देवीलाल के अकेलों की सपनों की सरकार नहीं, अब तो स्वर्गीय काशीराम और चौधरी देवीलाल जिन्होंने दलित को, मजदूर को, कमेरे को, गरीब को, किसान को इकट्ठा करके देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया था, कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का काम किया था, आज उन दोनों के सपनों को साकार करने का समय आ गया। आज दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक जिम्मेवारी है, जहां पार्टी जिसको उम्मीदवार बना दे, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह सोचने की जरूरत नहीं
ये हाथी का निशान नहीं है, या ऐनक का निशान नहीं है। आप लोगों की केवल सोच एक होनी चाहिए कि हमने चौधरी देवीलाल और स्वर्गीय काशीराम जी के सपने को साकार करना है। हमने बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनानी है। हमने कमेरे वर्ग और गरीब और मजदूर और किसान का राज इस प्रदेश में स्थापित करके देश को एक संदेश देना है कि न केवल हरियाणा प्रदेश में हमने बदलाव किया, बल्कि आने वाले समय में देश में बदलाव करके देश की सत्ता पे भी काबिज करके बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाया। ये संभव तब होगा साथियों जब इस लड़ाई को आज संकल्प लेकर के जाओगे कि हम सब ने मिलकर के आज से समय निकाल करके लोगों के बीच में जाकर के एक विश्वास पैदा करना है कि आने वाले समय में कैसे हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग का भविष्य सुरक्षित हो, हम उसके लिए मिलकर के काम करेंगे। हमने दोनों पार्टियों ने जब फैसला किया एक साथ मिलकर के गठबंधन करके प्रदेश को आगे बढ़ाने का, हमने अनाउंसमेंट से पहले आपस में बैठ करके चर्चा करी थी कि हम मिलजुल करके प्रदेश के लोगों में कैसे विश्वास पैदा करें। मैंने खुल के कहा था कि हमारी सोच है चौधरी देवीलाल जी के सपनों को और काशीराम जी के सपनों को साकार किया जाए। हर वर्ग के लोगों के लिए हमें किस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे लोगों का विश्वास दोनों पार्टियों के प्रति बढ़े और वहीं उन्हें यह विश्वास हो कि इनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद जो वायदे हमारे साथ करेगी उनको पहली कलम से पूरा करने का भी काम करेगी। हमारे पास बहुत बड़े उदाहरण हैं। चौधरी देवीलाल जी सन 1987 में मुख्यमंत्री बने थे और सन 1986 के अंदर जींद के अंदर न्याय युद्ध के नाम से एक सम्मेलन किया गया था जिसका नाम रखा गया था सम्मेलन। पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग उसमें आए थे, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और चौधरी देवीलाल ने खुल करके वहां लोगों के बीच में ऐलान किया और कहा कि अगर आप लोगों ने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया तो उन्होंने कहा था कि बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी मैं उसको 100 रुपया पेंशन देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाऊंगा। उन्होंने वायदा किया था कि किसान आज कमजोर होता जा रहा है, गरीब आदमी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा, छोटा दुकानदार खत्म हो गया, कर्मचारी पे मार पड़ रही है। इसलिए उन्होंने कहा था कि 10-10 हजार रुपए के कर्जे माफ करूंगा हर वर्ग के लोगों को। उन्होंने वायदा किया था कि गरीब की बेटी की शादी में बहुत बड़ी अड़चन और दिक्कत आती है। हमारे यहाँ परंपरा है, लोग दहेज मांगते हैं, दान मांगते हैं। उन्होंने कहा कि जहां दहेज प्रथा को खत्म करेंगे वहीं उसके साथ साथ गरीब की बेटी की शादी में दिक्कत और रुकावट न आए, उसके लिए 5100 रुपये कन्यादान के रूप में दूंगा। और चौधरी देवीलाल ने ये वायदे कर रहे थे। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री था, कह रहा था कि चौधरी देवीलाल बहका रहे हैं, मैं पढ़ा लिखा हूं, LLB हूं, सरकारी खजाने से पैसा नहीं दिया जा सकता। चौधरी देवीलाल को जाके पत्रकारों ने बताया कि चौधरी बंसीलाल ये कह रहा है। चौधरी देवीलाल ने कहा कानून बना दूंगा, मैं विधानसभा में कानून बना करके और जो वायदे लोगों के साथ किए उनको पूरा करूंगा। कैबिनेट की बैठक बुलाऊंगा और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहूंगा जा लिख करके लेके आ 10,000 तक का किसान का कर्जा माफ, निचली लाइन में लिख 100 रुपया बुढ़ापा पेंशन और उससे नीचे लिख 5100 रुपया गरीब के कन्यादान की। और कैबिनेट में प्रस्ताव रखूंगा, कैबिनेट से बोर्ड लगाऊंगा, नीचे दस्तखत कर दूंगा देवीलाल।
वायदे लोगों के साथ किए, कैबिनेट की पहली बैठक में पहली कलम से पूरा करने का काम किया। हमने भी आपस में बैठ करके तय किया था कि हम लोगों को अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से जो सुविधाएं देने की बात कहेंगे उसको पूरा करेंगे। उसमें मुख्य जो 9 बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैनिफेस्टो के अंदर तो बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं, लेकिन 9 प्रमुख चीज हमने रखी है। आज तुम्हारा फोल्डर बनकर के तैयार हो गया था, पता नहीं किस वजह से आप तक पहुंचने में चूक हो गई। मैं जल्दी हर कार्यकर्ता के हाथ में फोल्डर पहुंचाने का काम करूंगा, आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारी दोनों पार्टियों की बैठक से, गठबंधन के ऐलान से पहले यह फैसला हो गया था कि अगर लोगों ने हमें पर विश्वास किया, भरोसा किया, सत्ता सौंपी, तो चौधरी देवीलाल ने जो पेंशन आज से 35 वर्ष पहले 100 रुपया बढ़ाई थी, जो बढ़कर के केवल 3000 तक पहुंच पाई है, महंगाई कई गुना बढ़ गई। हमने फैसला किया कि अगर एक कर्मचारी को पेंशन के रूप में सालाना महीने का लाख लाख रुपया मिल सकता है, तो फिर बुजुर्ग आदमी को 7500 रुपया महीना सरकार को देने में क्या दिक्कत है? हम 7500 रुपया बुढ़ापा पेंशन करेंगे। जहां बुजुर्ग को 7500 रुपया पेंशन का देंगे, वहीं उसके साथ साथ साथियों, हर नागरिक को आज 4 सबसे बड़ी जरूरत है। आज बिजली चाहिए, आज पानी चाहिए, आज हर बच्चे को शिक्षा चाहिए और हर बीमार को चिकित्सा चाहिए। हमारा राज बनने के बाद ये चारों चीज हर नागरिक को मुफ्त में मिलेगी। कोई एक नया पैसा किसी को खर्च नहीं करना पड़ेगा। लोग कहते हैं 65 साल वाला जिसकी उम्र हो जाएगी, 70 साल हो जाएगी, उसको 5 लाख रुपए का इलाज करवा देंगे। हम कहते हैं परमात्मा ना करे कोई आदमी अस्वस्थ हो, लेकिन कोई आदमी बीमार होगा, उसकी बीमारी पे जितना भी खर्च आएगा, टोटल का टोटल खर्चा जो है सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। एक पैसा उसके घर से नहीं लगेगा। इसी तरीके से मैं इस गैस के सिलेंडर के ऊपर बहुत राजनीति हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले गैस का सिलेंडर काख में रख करके सड़कों के ऊपर अर्धनंगर होकर के प्रदर्शन करते थे। महंगाई बढ़ रही है, हम रोक लगा देंगे। रोक लगाने के बजाय 1100-1200 रुपए कीमत कर दी, जिसकी कीमत केवल 250 रुपए है, उसकी कीमत को बढ़ा दिया। आजकल कांग्रेस वाले कहते हैं 500 का सिलेंडर दे देंगे। ये हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहा था, तब इसने सस्ता क्यों नहीं किया? तब कौन था रोकने वाला? अरे ये हुड्डा जो कहता है कि मेरा राज बनने के बाद, मुझे लगता है इसका राज तो अगस्त में बन जाएगा। ये ईडी वाले अगस्त में ले जाएंगे इसको। जो राज के सपने देख रहा है, मुझे लगता है मुझे जाकर के तिहाड़ में मिलकर के आना पड़ेगा इससे। साथियों, कांग्रेस वाले तो केवल छलावा कर रहे हैं कि हम 500 का कर देंगे। आप हर घर में जाकर के हर माता और बहन से कह सकते हैं खुल करके कि महीने की पहली तारीख को गैस का सिलेंडर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार की तरफ से आपके घर में मुफ्त आया करेगा। जहां गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे, वहीं उसके साथ साथ हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपया उसकी रसोई का खर्च का भी देंगे। मुझे पत्रकार ने पूछ लिया, बिजली कैसे मुफ्त हो गए? मैंने कहा मुख्यमंत्री वाले कुर्सी पे बैठा
जिस दिन लोगों ने बैठा दिया, मैंने कहा हर घर की छत के ऊपर आज सोलर का जमाना है, हर घर के छत के ऊपर सोलर लगाऊंगा और हर घर के अंदर मुफ्त में बिजली का बंदोबस्त करके देने का काम करेंगे। जो सोलर 80% आज की तारीख में जिसपे सब्सिडी है, 20% सब्सिडी प्रदेश की तरफ से देंगे और 100% सब्सिडी के साथ हर घर पे सोलर लगा करके मुफ्त में बिजली का इंतजाम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे, जहां हमने सरकारी नौकरियां दी, रोजगार दिया, जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान किया, वहीं उसके साथ साथ जो नौजवान साथी किसी वजह से रोजगार नहीं पा सके थे, हमने उनको उस वक्त में 11,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था। अब हम कानून बनाएंगे, जिस घर से पढ़ा लिखा कोई एक व्यक्ति भी रोजगार और नौकरी में नहीं होगा, हम उस हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जिन घरों से बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें मायूस नहीं होने देंगे। हम उनको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ के साथ पिछली बार कांग्रेस वालों ने बड़ा शोर मचाया था, जब हुड्डा मुख्यमंत्री था, स्वराज जा रहा था, तो गरीब आदमी का वोट कैसे हासिल किया जाए उसके लिए कह रहा था हर गरीब को 100 गज के प्लाट दूंगा, क्योंकि सत्ता से बाहर हो रहा था, वोट लेना चाह रहा था। अगर नीयत ठीक होती, 10 साल सत्ता में रहा था, उस वक्त कानून के तहत 100 गज के प्लाट दे सकता था। आप लोगों के बीच में जाकर के कहना कि बीजेपी, बसपा की और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाओ। जब दोनों पार्टियों की सरकार बनेगी तो हर गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट और चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके भी देंगे। साथियों, पोर्टल से दुखी हो कि नहीं हो? कितने दुखी हो? तुम अकेले दुखी नहीं हो, पूरा प्रदेश दुखी है। ये पत्रकार जो खड़े हैं, इन पत्रकारों ने पोर्टल ने मार के रख रखा है। तुम भी परेशान हो कि नहीं हो? बोल के तो बता दो। ये भी बहुत परेशान है। ये पोर्टल बंद करेंगे और केवल एक कार्ड रखेंगे। पहले राशन कार्ड हुआ करता था, फिर से राशन कार्ड बनाएंगे और सारी सुविधाएं राशन कार्ड पे देने का काम करेंगे। उसके साथ साथ आज जो सरकारी नौकरियां हैं, ये कहते हैं पर्ची और खर्ची बंद कर दी। पर्ची और खर्ची बंद नहीं हुई, प्रचलन बढ़ गया। अब तो पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए के बैग मिलते हैं, और जब करोड़ों करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं तो जो पैसे लेने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके कहीं उन बड़े मगरमच्छों को बचाने का काम किया जा रहा है। हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद इस अनुबंध की नौकरी को खत्म कर देगी। ये जो कौशल बना रखा है, इस कौशल को खत्म करेंगे। केवल कौशल को खत्म नहीं करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी रोजगार मिल रहा है उसको भी खत्म कर देंगे। कोई भी कच्चा कर्मचारी नहीं होगा। जो भर्ती करेंगे पक्की करेंगे, ताकि जो कर्मचारी नौकरी पे लगे वो प्रदेश को विकास के पथ पे ले जाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाने का काम करे।
क्योंकि जब उसको पूरी तनख्वाह मिलेगी तो वो भी लगन के साथ काम करेगा, प्रदेश को आगे बढ़ाएगा। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी जो रोजाना सड़कों पे रहते हैं, हर गांव के अंदर सफाई का कर्मचारी है, आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर है, उससे जाकर के कहो कि अब तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, केवल 3 महीने बचे हैं, तुम सत्ता में लाने के अंदर हमारी मदद करो। बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओ। ये जो आज आपके साथ रोजाना सड़कों पे खड़े रहने पे मजबूर करते हैं, इनको सत्ता से बाहर करो। जैसे तुम्हारी सरकार बनेगी, सरकार बनते ही इन कर्मचारियों को स्थायी करने का काम करेंगे, पक्का करने का काम करेंगे। आज हमें सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में है, हमारी राजधानी चंडीगढ़ में है, लेकिन अगर चंडीगढ़ में हम जाते हैं तो चंडीगढ़ पुलिस का एक कर्मचारी जो है घंटों घंटों तक हमें सड़क पे रोक करके खड़ा कर लेते हैं। हम वहां जब जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम अपनी राजधानी में आए हैं, तब हमें ऐसा लगता है हम तो पता नहीं किसी और दूसरे प्रदेश में आ गए। हमारे लिए वहां कोई सुविधाएं नहीं है। अपना राज बनाओ, हरियाणा की राजधानी भी हरियाणा में बनाएंगे, हाई कोर्ट भी हरियाणा में लेकर के आएंगे। ओल्ड पेंशन के कर्मचारी मुझे कई बार मिले, पार्टी के साथियों को रोजाना मिलते हैं, रोजाना सड़कों के ऊपर देखता हूं, कहीं कहीं धरना देते हैं, कभी कहीं प्रदर्शन करते हैं। कांग्रेसी कहते हैं हम तुम्हारी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर देंगे। उन कांग्रेस के साथियों से पूछो जो ओल्ड कर्मचारी है, ये जो स्कीम थी ओल्ड पेंशन खत्म करने की कौन लेकर के आया था? हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के अंदर पेंशन खत्म की गई थी, ओल्ड पेंशन स्कीम को। आज वो कहता है कि मैं लागू कर दूंगा, फिर खत्म क्यों करी? अगर कर्मचारी साथी हमारा सहयोग करेंगे, आप उनसे जाकर खुल के कह सकते हो कि हमारी सरकार बनने के बाद जैसे और काम पहली कलम से पहली कैबिनेट में किए जाएंगे, आपके फैसले को भी पहली कलम से पूरा करेंगे। ये 9 बातें जो मैंने आपसे बताई है, इसका फोल्डर आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। आप गांव गांव में जाओ, शहर के वार्ड में, कॉलोनियों में जाओ, मोहल्लों में जाओ और लोगों के बीच में बैठ करके उनके बीच में विश्वास पैदा करो और उन्हें आश्वासन नहीं, केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। तब तक उनके साथ बैठे कर बात करो जब तक वो आप पे भरोसा ना करें।